आदाब नाज़रीन, खैर मकदम में आपका जी सलाम और आपके साथ में हूं सऊद मोहम्मद खालिद। आज इस वक्त हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के आम इंतखाबात की। जी हां, पाकिस्तान में इस वक्त इलेक्शन हो रहा है, सुबह से वोटिंग चल रही है और पाकिस्तान के लिए आज का दिन बेहद अहम है क्योंकि आज पाकिस्तान की आवाम अपने नए वजीर आजम को मुंतखब करने की समत में कदम बढ़ा रही है। पाकिस्तान में आज नेशनल असेंबली की 272 सीटों के लिए इंतखाबात हो रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान इलेक्शन की कुल 342 सीटों के लिए जो इलेक्शन होने उसमें 272 पर वोटिंग होगी। 272 सीटों पर सीधे सीधे इलेक्शन होंगे, जबकि बाकी की जो सीटें हैं उसमें रिजर्वेशन कैटेगरी के तहत बाद में उनके ऊपर जो नुमाइंदे होंगे वो मुंतखब होंगे। बता दें कि 60 सीटों पर खवातीन और 10 सीटें मजहबी अकलियतों के लिए यहां पर रिजर्व हैं और इनके बाद इसका जो है बाद में बिला वास्ता तरीके से इलेक्शन होता है। हालांकि किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 172 सीटों की जरूरत होगी और यह इलेक्शन इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि इसमें 171 खवातीन अपनी किस्मत आजमा रही हैं और यह पहला मौका है जब इस मुल्क में इतनी बड़ी तादाद में खवातीन इलेक्शन लड़ रही हैं। और इन 171 खवातीन में 70 आजाद उम्मीदवार हैं जो कि अपने दम पर ही इंतखाबी मैदान में हैं। 3459 कुल उम्मीदवार हैं। नेशनल असेंबली के लिए 272 सीटों के लिए वो मैदान में है, जबकि पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा सूबे की असेंबली की 577 सीटों के लिए 8396 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बता दें आपको कि इस इलेक्शन में मुकाबला इमरान खान की पार्टी और नवाज शरीफ की पार्टी के दरमियान सीधे तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन तमाम तरह के जो सर्वे सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक हंग असेंबली के इम्कान जो हैं जाहिर किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में 2013 में हुए इंतखाबात में 55% वोटिंग हुई थी। नवाज शरीफ की पार्टी ने जीत तो हासिल की थी लेकिन मुकम्मल अक्सरियत हासिल नहीं कर पाई थी। उस वक्त नवाज शरीफ की पार्टी का यह कहना है कि मुल्क की फौज उसे हराने के लिए काम कर रही है और इमरान खान और उनकी पार्टी की हिमायत कर रही है। बता दें कि पीएमएलएन का यह कहना है कि अदालतें भी उसके खिलाफ हैं। अब तक आ रही इंतखाबी खबरों के मुताबिक नवाज शरीफ की जो पार्टी है पीएमएलएन और इमरान खान की पार्टी पीटीआई के बीच सीधा मुकाबला नजर आ रहा है। काफी नजदीकी मुकाबला भी बताया जा रहा है, बल्कि कुछ वक्त पहले तक तो इमरान की पीटीआई की अगर बात करें तो वो बढ़त बनाती हुई भी दिख रही थी, लेकिन आखिरी मौके पर पीएमएलएन के सदर साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की गिरफ्तारी से और जब वो वतन वापस लौटे, गिरफ्तारी के बाद जिस तरह से जज्बाती अंदाज में उन्होंने कुछ मैसेजेस जो है अवाम के नाम भेजे, उससे थोड़ा सा खेल जो है वो पलट गया है और नवाज को हमदर्दी मिलने की उम्मीद भी इन सब के बीच नजर आने लगी है। नवाज को अदालत ने बदउनवानी और ब्लैक मनी जमा करने के इल्जाम में 10 साल की कैद सुना दी है। उस वक्त वो अहलिया के इलाज के लिए लंदन में थे, लेकिन वो वहां से लौटे और अपनी गिरफ्तारी बाकायदा दी। वो समझ रहे थे कि इसका सीधा तौर पर इलेक्शन पर असर पड़ेगा और इसीलिए उन्होंने गिरफ्तारी से बचने की कोशिश नहीं की बल्कि वापस वतन आकर के गिरफ्तारी दी। वहीं दूसरी तरफ पीएमएलएन की कयादत कर रहे नवाज शरीफ के जो भाई हैं शहबाज, उन्होंने कश्मीर का कार्ड भी खेला है। लोगों से वादा किया है कि उनकी सरकार बनी तो वो कश्मीर का पाकिस्तान में इंजमाम करा देंगे। इस सब का नतीजा यह हुआ है कि अब पीएमएलएन और पीटीआई के बीच मुकाबला कांटे का हो गया है। लेकिन इन सब के बीच पीपीपी यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि इसके बारे में माना यह जा रहा है कि वो तीसरे नंबर पर रह सकती है। लेकिन फिर भी बिलावल अली भुट्टो और जिस तरीके से इस पार्टी की तारीख रही है उसको कम आंकना भी ठीक नहीं है। फिर भी पार्टी को उम्मीद है कि नेशनल असेंबली में किसी को अक्सरियत मिली तो वो किंग मेसर हो सकती है। हालांकि तस्वीर नताइज आने के बाद ही साफ हो पाएगी। अब यह देखना है कि आखिर किस तरीके के वहां पर इम्कान होंगे और किस तरीके के नतीजे आएंगे। और नतीजों के लिए ज्यादा जो है वो इंतजार भी नहीं करना होगा, बल्कि जल्द ही नतीजे आ जाएंगे। और आज ये इम्कान भी जताया जा रहा है कि रात यानी कि आधी रात के बाद 12 बजे के बाद काफी हद तक जो इशारे हैं वो मिलने भी शुरू हो जाएंगे। हालांकि हिंदुस्तान के लिहाज से भी पाकिस्तान का इलेक्शन बेहद अहम है। एक तो वो हमारा पड़ोसी मुल्क है, लेकिन जिस तरीके के ताल्लुकात पाकिस्तान से रहे हैं वो बेहद अहम हो जाता है।
पाकिस्तान में नई सरकार के लिए वोटिंग जारी है। पाकिस्तान की आवाम आज फैसला कर रही है कि पाकिस्तान का अगला वजीर आजम कौन बनेगा। पाकिस्तानी पीएम की रेस में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सदर इमरान खान सबसे आगे बताए जा रहे हैं। बताया यह जा रहा है कि उन्हें फौज और आईएसआई की भी हिमायत हासिल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो भी अपनी सरकार बनने का इन सब के बीच लेकिन दावा कर रहे हैं। उनको यह भरोसा है कि पाकिस्तान की आवाम बेनजीर भुट्टो के नाम पर उन्हें एक बार मौका जरूर देगी। इक्तदार में वापसी का दावा नवाज शरीफ की पार्टी भी कर रही है, लेकिन नवाज के जेल जाने के वजह से पार्टी के पास चेहरे की कमी है और कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिस पर अवाम पूरी तरह से यकीन करे। उधर बैनुल अक़वामी दहशतगर्द हाफिज सईद भी पाकिस्तान का वजीर आजम बनने का ख्वाब देख रहा है और हाफिज सईद की पार्टी को इंतखाबी कमीशन से मंजूरी नहीं मिली। इसके बाद उसका बेटा और उसका दामाद अल्लाह अकबर नाम की पार्टी से इंतखाबी मैदान में है। वो क्या कुछ असर डाल सकता है इस इंतखाब में, यह भी बेहद अहम है। तो पाकिस्तान में आज आम इंतखाब हो रहे हैं और इसके लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। सुबह से ही वोटिंग चल रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 8 बजे से शुरू हुई जो वोटिंग है वो शाम 6 बजे तक चलेगी और आम इंतखाबात में 272 सीटों के लिए तकरीबन 100 सियासी जमात इंतखाबी मैदान में हैं। कुल 3549 उम्मीदवार 272 सीटों पर इंतखाब लड़ रहे हैं। दीगर 60 सीटें खवातीन के लिए रिजर्व हैं, जबकि 10% सीटें हिंदुओं समेत दीगर मजहबी अकलियतों के लिए यहां पर रिजर्व हैं। बताया यह जा रहा है कि इन इंतखाबात में इमरान खान की पार्टी और बिलावल भुट्टो की पीपीपी के बीच भी मुकाबला है, लेकिन नवाज शरीफ और पीटीआई के बीच बराह रास्त मुकाबला बताया जा रहा है। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का बेटा हाफिज तलहा और दामाद खालिद वलीद भी अल्लाह अकबर पार्टी के बैनर तले इंतखाबी मैदान में है और इस बार के जो इलेक्शन है इसी वजह से बेहद दिलचस्प हो जा रहे हैं कि मैदान में कई दमदार और ताकतवर उम्मीदवार हैं। इन सब के बीच आपको यह भी बता दें कि पाकिस्तान में लोगों का रुझान जो है अपनी हक रायदेही के लिए बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। लोग लंबी कतारों में लगकर के वोटिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान में इंतखाबी तशहीर के दौरान हुए तशद्दुद के मद्देनजर सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 37,000 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकारों की तैनाती की गई है और जो तमाम बूथ हैं उन पर यह कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह का कोई तशद्दुद ना हो। हालांकि आज सुबह से ही पुरतशद्दुद जो है वाकयात पेश आते रहे हैं। बाकायदा क्वेटा में बम धमाका हो गया, 31 से ज्यादा लोग उसमें मारे गए, 40 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। हालांकि वहां पर जो मौजूद तज्जियाकार हैं वो ये कह रहे हैं कि इस तरह के हालात पेश आते ही हैं। हम मौजूद हैं इस्लामाबाद में। आज पाकिस्तान में एक बड़ा दिन है। पाकिस्तानी अवाम आज 5 साल बाद अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। 2013 के बाद अब 2018 के इंतखाबात में, आम इंतखाबात में आज वोट डालेंगे। अब आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं कि वोटिंग का अमल यहाँ पर शुरू हो चुका है। साथ साथ जो वोटर्स हैं उनको जामे तलाशी के बाद अंदर ले जाया जा रहा है। तकरीबन 839 सीटों पर 11,000 के करीब कैंडिडेट्स जो हैं पाकिस्तान में वो हिस्सा ले रहे हैं। 8 सीटों के ऊपर इंतखाबात जो हैं वो डिले किए गए हैं, जिनमें जो तकरीबन 4 कैंडिडेट्स हैं उनकी शहादत, जो टेररिस्ट इंसिडेंट्स हैं उसकी वजह से पाकिस्तान में इलेक्शन से कबल जो टाइम पीरियड था, जो कैंपेन था, जो रन अप टू इलेक्शन था, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं गुजरा। हमने उसमें काफ़ी खूनी सूरत हाल भी देखी। 4 कैंडिडेट्स को टारगेट भी किया गया। सिराज रईसानी, हारून बिलोर और एक पीटीआई के इकरामुल्लाह गंडापुर भी उनमें शामिल हैं। तो इंटरेस्टिंग होगा। तकरीबन 10 करोड़ 39 लाख वोटर जो पाकिस्तानी हैं वो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। तो इलेक्शन पाकिस्तान में हो रहे हैं, लेकिन सरगर्मी हिंदुस्तान में भी है। सबकी नजरें हैं कि आखिर पाकिस्तान का नया सरबराह कौन होगा। सबकी नजरें इस बात पर हैं कि आखिर पाकिस्तान का अगला पीएम कौन होगा, किसको क़यादत करने का मौका मिलेगा। क्योंकि एक तो पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है, लेकिन साथ ही साथ जो बैनुल अक़वामी सतह पर हिंदुस्तान के रिश्ते हैं, कश्मीर का जो मुद्दा है, इसके अलावा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच के जो रिश्ते हैं, उसके लिए बेहद अहम हो जाता है कि आज जो तस्वीर सामने आएगी उस पर नजर बनाए रखी जाए। क्योंकि जो नया सरबराह होगा उसकी क्या हिकमत अमली होगी, क्या स्टैंड होगा, कश्मीर को लेकर के क्या मौक़िफ़ होगा, यह बहुत कुछ आने वाले वक्त में फिर उसी हिसाब से मुनस्सिर होगा। और ये जो तमाम मुद्दे हैं, कुछ मसाइल हैं, वो नए सरबराह के हिकमत अमली, उसके काम करने के तरीके, उसकी कारकर्दगी पर ही मुनहसिर होंगे। तो इसीलिए हिंदुस्तान भी
पूरी तरह से बारीकी से नजर बनाए हुए। और आज हमने इसीलिए इसी पर बातचीत का फैसला किया। हमने आपको बताया वहां की जो ताजा अपडेट है वो भी। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में भी खास मेहमान इस पर बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। हम उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ फॉरेन एक्सपर्ट हैं रोबिंद्रो सचदेव जी, आपका बहुत इस्तकबाल। इसके अलावा हमारे साथ फॉर्मर एम्बेसडर हैं साबिक सफीर JK त्रिपाठी साहब। इसके अलावा डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिकार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और राकेश कपूर जी, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद। आप सभी का बहुत इस्तकबाल है। और रोबिंद्रो सचदेव जी, मैं शुरुआत आपसे करना चाह रहा हूं। पाकिस्तान में इलेक्शन, लेकिन बाकी जो दूसरे हमारे पड़ोसी हैं उन सबसे ज्यादा जो नजरें हमारी पाकिस्तान के इलेक्शन पर है, कितनी अहमियत और क्यों ये नजरें रखनी बहुत जरूरी हो जाती है? आई थिंक देखिए दोनों चीजें, एक अहमियत बहुत है, बट सेकेंडली मोर और लेस जो अभी हो रहा है सिचुएशन वैसे ही रहेगी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट्स। थोड़ा बहुत इधर उधर होगा। आप एक चीज देखिए, पाकिस्तान की जो इलेक्शन हो रही है उसमें इनकी जो आपस में रेटोरिक है उसमें इंडिया का कोई खास ज्यादा मेंशन नहीं है। कश्मीर का है चाहे या इंडिया का भी है, पर कोई ऐसा लाउडली नहीं कह रहे, क्योंकि जितनी पार्टीज हैं वहां पे उन सब की मोर लेस अलाइनमेंट इंडिया के रिस्पेक्ट में, उन सब की फिलॉसफी, अप्रोच, पॉलिसी सेम है वन, तो उसका कुछ खास डिफरेंशिएशन नहीं है। पर जो इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर इमरान खान आते हैं, एंड मल्टीपल रीजन अभी डिस्कस करेंगे शायद हम, इमरान खान एक अलग सी पर्सनालिटी भी निकलेंगे कुछ हद तक। आप देखिए ये नेशनलिज्म, चेंज, उसको हेरल्ड कर रहे हैं, तो कुछ इनकी पॉपुलैरिटी बेस भी है। दूसरा, ये एक तरह के मैवरिक, अनप्रेडिक्टेबल है, और कहा यह जा रहा है और असेसमेंट ये कि आर्मी के साथ इनका तालमेल है काफी। बट इमरान खान एक तरह के अननोन एलिमेंट भी निकल सकते हैं, जैसे कि मैं कहूंगा, वैसे नहीं बट लेट्स से लाइक डोनाल्ड ट्रंप। इमरान खान भी उसी तरह की नेशनलिज्म अपने देश में लेकर के उसी वेव के ऊपर चल रहा है। ओके, तो अब क्या पॉलिसीज होंगी आगे जाके? लेकिन सर ये तो पाकिस्तान के अंदरूनी मामला हो गए, लेकिन हम हमारे प्रोस्पेक्टिव में पाकिस्तान का जो इलेक्शन है वो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कौन होगा सरबराह, इस पर तो नजर होगी ही होगी, लेकिन हमारी नजर जो है पाकिस्तान के इलेक्शन, उसकी पल पल की अपडेट पर बनी हुई है। ताल्लुकात, चाहे वो कश्मीर का मसला हो या फिर दूसरे तमाम जो सफारती ताल्लुकात की बात है, उसके लिहाज से अहम क्यों हो जाता है पाकिस्तान का इलेक्शन हमारे लिए ज्यादा? नहीं, डेफिनेटली हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान से हमें काफी चीजें, एक तो क्लियर हमारी अपनी नेशनल सिक्योरिटी को इंपैक्ट करता है वन ओवरऑल। सेकंड, कश्मीर का जो मुद्दा है, ये दो चीजें लीजिए। और तीसरा, अगर उनकी हमारी दुश्मनी है, वो भी न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, हम भी न्यूक्लियर वेपन है, बट अगर वो हॉस्टाइल एलिमेंट्स के हाथ में आ जाते हैं तो बड़ा फंडामेंटल क्राइसिस हो जाता है। तो इसलिए पाकिस्तान हमारे लिए क्रिटिकल है एनालाइज करने के लिए। अब पॉलिसी कितनी चेंज होगी पाकिस्तान की, जो नई सरकार आए, क्या सिचुएशन होगी, वो डिपेंड करेगा उनकी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे। कोएलिशन आती है, अनस्टेबल होती है, फिर भी हमें प्रॉब्लम है। स्ट्रॉन्ग डिक्टेटर टाइप आ जाते हैं, इमरान खान सॉलिडली बैक्ड बाय द आर्मी, कैन बी गुड कि एक बंदे से आप बात कर सकते हो, पर उसका डाउन साइड ये है कि वो क्या करे हमें पता नहीं है। तो दोनों हालात में हमें बहुत ही क्रिटिकल रूप से देखना है। अफगानिस्तान में हमारा जो रोल होने जा रहा है या हो रहा है, पाकिस्तान वहां क्या करता है, तो ये सब चीजों को लेकर के हमारे लिए तो डेफिनेटली बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इन सब के बीच हमारे साथ पाकिस्तान से सीनियर सहाफी खालिक महमूद खालिद साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खालिक सर, आपका भी बहुत इस्तकबाल। हम आपसे भी आगे बातचीत करेंगे, आपके साथ भी जुड़ेंगे, लेकिन हमारे साथ स्टूडियो में JK त्रिपाठी जी, मैं आपके पास भी ये समझना चाह रहा हूं कि जो बात रोबिंद्रो सर कह रहे हैं उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि देखिए सिफारती ताल्लुकात जो हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बेहद अहम हैं, और ये उसी पर मुनसिर होता है कि आखिर वहां पर क़यादत किसके हाथ में है और गवर्नमेंट किसके हाथ में है। ठीक है, ये बात कही जाती है कि बैक सपोर्ट ये है या फिर फौज का जो है बोलबाला ज्यादा होता है, लेकिन हमने देखा भी है कि जब जब नवाज शरीफ आए हैं तो ताल्लुकात अलग हो जाते हैं, बेनजीर भुट्टो के वक्त में ताल्लुकात अलग हो जाते हैं। तो नया जो सरबराह होगा वो आगे किस तरह से ताल्लुकात को लेकर के जाएगा, ये कितना अहम हो जाता है? देखिए, ये इस पे डिपेंड करता है कि इलेक्शन का रिजल्ट क्या होगा, कौन सी पार्टी पावर में आएगी। जहां तक मेरा एनालिसिस है उस हिसाब से ये हंग पार्लियामेंट होने के आसार हैं, और हंग पार्लियामेंट जो है वो मिलिट्री के लिए बहुत मुफीद मौका हो जाता है ये वो करने का कि देखिए हम जो है ये कोई भी किसी भी पॉलिटिशियन पे, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पे भरोसा नहीं है आवाम का। मैं आ रहा हूं आपसे, आपका जवाब पूरा लूंगा, लेकिन मुझे बार बार बताया जा रहा है कि पाकिस्तान से हमारे साथ खालिक महमूद खालिक साहब फोन लाइन के जरिए जुड़े हैं, जरा उनके पास चल रहे हैं। बहुत इस्तकबाल है आपका खालिक सर, जी सलाम पर। खालिक साहब, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं
कि पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहा है, एक तो वहां पर जो तशद्दुद के वाकयात सामने आ रहे हैं, पूरी कोशिश की गई थी, सिक्योरिटी अमला लगाया गया था कि किसी भी तरह से पुरअमन तरीके से इंतखाब हो जाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इस पर मैं आपसे चाहूंगा कि वहां पर क्या हालात हैं, क्या इसका इलेक्शन पर असर पड़ रहा है, क्या ऐसा भी हो रहा है कि जो तमाम वोटर्स हैं वो बाहर निकलने में अब थोड़ा कतरा रहे हैं दोपहर के बाद? जी नहीं, जिस तरीके से आज कोयटा में एक ब्लास्ट हुआ है और वहां पे 31 लोगों के मरने की खबर आई है, उसके बावजूद पूरे मुल्क में पूरा अमन व अमान कायम है और कहीं भी ऐसा वाकया नहीं हुआ जिससे ये कहा जा सके कि इससे इलेक्शन जो है वो सबूताज हो सकते हैं, बल्कि लोगों का जोशो खरोश के साथ वो बाहर निकल रहे हैं। और इस वक्त चूंकि दोपहर के बाद खास तौर पे वहां लोगों की तादाद जो है बहुत ज्यादा घरों से निकली है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, जितनी शदीद गर्मी आज लाहौर में पड़ रही है, इसके बावजूद बहुत बड़ी बड़ी लाइनें लोगों की लगी है ताकि वो वोट अपना डाल सके। कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि वो नवाज शरीफ की पार्टी जो है खालिद साहब, लेकिन इम्कान क्या जाहिर किया जा रहा है? कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। एक तो पीटीआई और पीएमएलएन के बीच भी कांटे की टक्कर बताई जा रही है, एक तरफ यह कहा जा रहा है कि पीटीआई और पीपीपी के बीच टक्कर है, तो वहीं हंग असेंबली की भी इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। आपका तज्जिया क्या कहता है? जी, ये पार्लियामेंट जो बनेगी, ये हंग पार्लियामेंट यकीनी तौर पे बनेगी, क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त दोनों पार्टियां, बल्कि तीनों पार्टियां जो तैयारियों में जिन्होंने की है, खासतौर पे नवाज लीग ने और तहरीक इंसाफ ने और पीपल्स पार्टी ने, तो खास जिस तरीके से पहले सेनेट में आपने देखा कि अक्सरियत ना होने के बावजूद आसिफ अली जरदारी ने ऐसी चाल चली कि उनका ही कैंडिडेट जो है वो सेनेट का चेयरमैन भी बना और अपोजिशन लीडर भी बना। इस वक्त भी यही कहा जा रहा है कि ना नून लीग को इतनी अक्सरियत मिल सकती है और ना ही इमरान खान को। तो सर, अगर ऐसा होता है, हंग असेंबली होती है, तो फिर सरकार बनाने के या बनने के क्या इम्कानात बाकी रह जाते हैं? एक तरफ तो इमरान खान जाहिराना तौर पर यह कह रहे हैं कि वो अपोजिशन में बैठना पसंद करेंगे, लेकिन किसी के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे, कोalition में नहीं जाएंगे वो। जी, जिस तरीके से मैं एक दफा पहले भी शायद आपको मैं बात कर चुका हूं कि जो एस्टैब्लिशमेंट है या जिसको महकमा ज़राअत कहा जाता है, जिसको मैं खुल के कहूंगा, उन्होंने ऐसे इंतजामात कर चुके हैं कि कुछ 20 के करीब सिंध से, 20 के करीब बलोचिस्तान से और जनूबी पंजाब से कोई 30 के करीब, इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा और इस तरह मुख्तलिफ शहरों से आजाद उम्मीदवार जो खड़े किए हैं, जिनको जीत का निशान मिला है, असल फैसला वो करेंगे और जिनके लिए ये कहा जा रहा है कि उनको लेकिन ऐसे में जो है वो हॉर्स ट्रेडिंग का खतरा बढ़ेगा नहीं? अगर आप ये कह रहे हैं कि जो तमाम आजाद उम्मीदवार हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें वजारत का या फिर किसी ना किसी तरीके का उन्हें लालच जरूर दिया जाएगा अपने पास करने के लिए। क्या ये ठीक होगा जमहूरियत के लिए? जी, उनको लालच देने के बाद ही उनको आजाद किया गया है। जिस तरीके से 63 लोग जो 2000 पहले से आप मान रहे हैं की पार्टी में थे। हाँ, जी, ये अहम बात आप कह रहे हैं, बिल्कुल। हाँ जी, 2013 में नवाज लीग के 63 लोग जो थे, इस वक्त वो एमएनए जो है पार्टी के असेंबली के जो अरकान है वो अलग हो चुके हैं नवाज लीग से। वो किस लिए अलग हुए हैं? इसलिए कि अब 10 साल के बाद यही कहा जा रहा है कि जो जमहूरियत जिस तरीके से 5-5 साल पूरे कर रहे हैं दोनों जमातों ने, अब ऐसा कोई सिलसिला लाया जा सके कि ऐसी जमात आए जिसके ऊपर कंट्रोल जो है वो अच्छे तरीके से किया जा सके। मेरा मतलब आप समझ रहे हैं कि कंट्रोल अच्छे तरीके से। जी सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से और वाज़ेह तौर पर समझा दिया। और अगर आप ये बात कह रहे हैं तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो बातें कही जाती हैं, पिछले दिनों तो बाकायदा एक सीनियर जज का भी बयान आया कि किस तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है जुडिशरी तक को, हम समझ रहे हैं। लेकिन सर, इन सब के बीच इसी से मुताल्लिक सवाल मेरा यह है कि इंटरनेशनल मीडिया में भी यह बात आ रही है कि नतीजे पहले से तय हैं, तो फिर यह हंग असेंबली आए या फिर कुछ और आए, जब नतीजे तय हैं उसके बाद क्या किया जाए? क्या वाकई पहले से ये चीजें साफ कर दी जा चुकी हैं कि कौन जीतेगा, कौन होगा अगला पीएम? साफ जाहिर है जी, अभी हाल ही में जितने मुकदमात चले और जिनके फैसले हुए, आप पूरी दुनिया ने देखा है कि किन लोगों को फेवर किया गया है और किन लोगों को उन्हीं तरह के मुकदमात में सजाएं भी हुई है, नाअहली भी हुई है और उनको आइंदा के लिए ये भी कहा गया कि वो इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते और मौजूदा इलेक्शन से भी बाहर कर दिया गया। आखिरी दिनों में जिस तरीके से इस्लामाबाद में रावलपिंडी में हनीफ अब्बासी को किया गया, ये अपनी नौयत की वाहिद मिसाल है। हालांकि मरियम नवाज भी नाअहल हो गई थी, लेकिन उनके हल्के में इलेक्शन हो रहा है और अगर वहां हो रहा है तो हनीफ अब्बासी के हल्के में क्यों नहीं हुआ? इस तरह की बहुत सारी मिसालें हैं यहाँ पे जिनको ये कहा जा सकता है
कि वो अनहोनी है। और अगर इसी तरह के अनहोनी वाकयात होते रहे, आज मैंने मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा किया है, बाहर लोगों का रश नहीं है लेकिन अंदर वोट पड़ रहे हैं। लोग कहते हैं जी ये हमारा कार्ड है, हमने वोट डालने के लिए आना है, अंदर जाके पता चलता है जी आपका वोट कास्ट हो चुका है। अब वो कौन वोट डाल रहा है अभी ये तो बाद में ही समझ आएगी। तो मतलब जो इंटरनेशनल मीडिया में बातें चल रही हैं तो वो भी कहीं ना कहीं बेबुनियाद नहीं है। लेकिन सर इन सब के बीच मैं आपसे एक और बात समझना चाह रहा हूं, पाकिस्तान में जो अंदरूनी हालात है, ठीक है हमने पीटीआई की बात कर ली, पीएमएलएन की बात कर ली, पीपीपी की बात कर ली, लेकिन मिल्ली मुस्लिम लीग का क्या किरदार नजर आता है इन सब के बीच? और साथ ही मैं एएनपी की भी बात करना चाहूंगा, हालांकि दोनों ही जमातें बिल्कुल अलग हैं। एएनपी अगर हिंदुस्तान के लिहाज से देखें सबसे ज्यादा सॉफ्ट नजर आती है और वहीं मिल्ली मुस्लिम लीग जो है वो सबसे ज्यादा जो है सख्त और हार्ड नजर आती है। लेकिन क्या ये दोनों ही जमातें कहीं कोई अहम किरदार अदा करेंगी? अगर हंग असेंबली आती है तो शायद वो किरदार ज्यादा अहम भी हो जाएगा। जी एएनपी की बात आपने की, मिल्ली मुस्लिम लीग की बात की, इसके अलावा यहाँ पे तहरीक लब्बैक जो है वो भी एक इस्लामी जमात है, जमात इस्लामी भी इस वक्त खड़ी है। इन लोगों की जो आपसी राब्ते होंगे यकीनी तौर पे, जिस तरीके से मिल्ली मुस्लिम लीग के ऊपर पाबंदी लग चुकी है, इसके बावजूद हाफिज सईद जो है वो उसके जो लोग हैं उनको ट्रैक्टर उनके निशान के ऊपर वो उनको कह रहे हैं कि जी आप इसका इलेक्शन लड़े और उनको सपोर्ट खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं। खुद भी आज उनके जो वीडियो सामने आई उसमें भी उन्होंने कहा है कि जी आप मिल्ली मुस्लिम लीग के जो हमारे जाफ्ता उम्मीदवार है उनको वोट दें। चलिए सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और वक्त निकालने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत बहुत शुक्रिया इस बात के लिए भी कि आपने बड़ी बेबाकी से और बड़ी शफाफियत के साथ वहां की बातें रखी और काफी हद तक तस्वीर आपने साफ भी कर दी। हमारे साथ भी स्टूडियो में खास पैनल लगातार मौजूद है, हम इस बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वक्त जरा एक छोटे से ब्रेक का चला है, फौरन लौटते, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए जी सलाम के साथ। जी सलाम, हिंदुस्तान की उम्मीद। तो पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं, नतीजों के लिए भी बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, यानी कि जो पोलिंग एजेंट हैं दरअसल वही काउंटिंग एजेंट हो जाएंगे। रात से ही वहां पर 6 बजे के बाद से काउंटिंग शुरू हो जाएगी, रात 9 बजे तक काफी हद तक चीजें साफ होंगी, 12 बजे तक एक तरह से तस्वीर साफ हो जाएगी और कल जब आप सुबह उठेंगे तो ये पता चल जाएगा आपको कि आखिर पाकिस्तान के मुस्तकबिल में क्या है। लेकिन इन सब के बीच हिंदुस्तान के नजरिए से ये इलेक्शन बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि आखिर पाकिस्तान का नया सरबराह कौन होगा, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिश्तों पर काफी हद तक बहुत ज्यादा उस जो रिश्ते हैं उस पर मुनहसिर करते हैं। और कश्मीर का जो मुद्दा है उसको लेकर के नए सरबराह का मौकिफ क्या होगा वो भी बहुत हद तक मायने रखता है। इसलिए हम इस पर बातचीत करें, हमारे साथ खास पैनल मौजूद है। और त्रिपाठी सर, मैं एक बार फिर से आपके पास आना चाह रहा हूं, बात आपकी छूट गई थी, मैं चाह रहा हूं वहीं से हम जो है स्टार्ट करें। जी देखिए, जो मैं ये कह रहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऐसा होना चाहिए कि एक ऐसी गवर्नमेंट हो जो कि अपनी विल पावर के साथ कोई डिसीजन ले सके। अभी क्या है कि मेरा जो मानना है, मेरी एनालिसिस ये कह रही है कि यहाँ पर जैसे कि और सब लोग भी कह रहे हैं, हंग पार्लियामेंट के आसार हैं। हंग पार्लियामेंट की हालत में क्या है कि सिविलियन गवर्नमेंट तो कोई भी ताकतवर होगी नहीं। तो हम किससे बात करेंगे और जिससे बात करेंगे उससे किसने तशद्दुद से अपनी बात रख सकेंगे, ये बड़े मुश्किल की बात है। हमारे साथ जो सीनियर जर्नलिस्ट जुड़े थे सर, वो इशारा कर रहे हैं कि चीजें पहले से सेट हैं, डील है, और एक तरह से पपेट जो है उसको इक्तदार में लाने की कोशिश होगी और शायद वो करीब करीब फाइनल भी हो चुका है। बिल्कुल, लेकिन फिर उस हालत में हमारे लिए कोई ऐसा रास्ता नहीं बचेगा कि हम कायदे से उनसे बात कर सकें, उनसे गुफ्तगू कर सकें। या तो सिविलियन गवर्नमेंट बहुत ज्यादा ताकत के साथ है, या अगर डिक्टेटरशिप है, तानाशाह है, तो वो जो मुशर्रफ की बातचीत तो करें, ये तो क्लियर हो जाए। ये बड़ी मुश्किल हालात, एक लूप ना बने, एक लंबी चेन ना बन जाए। ठीक है, मैं आ रहा हूँ राजकुमार सर। आप रविंद्र सर की जो तमाम बातें वो कह रहे थे कि एक तरह से कमोबेश स्टैंड या फिर एजेंडा या फिर माइंडसेट पाकिस्तान का एक है, चाहे वो हुक्मरान कोई भी हो, एक ही है। या फिर इस वक्त जो इलेक्शन में मुद्दे हैं, हिंदुस्तान बहुत ज्यादा अहम मुद्दा नहीं है, ये जो बातें कह रहे थे आप उससे इत्तेफाक क्यों नहीं रख रहे? सर आप
मुझसे पूछा आपने। बिल्कुल सर। देखिए, हमें जो पाकिस्तान में जो इलेक्शन हो रहे हैं ना, आई बैक टू रिफर मिस्टर सहगल, क्या रविंद्र सचदेव, मिस्टर सचदेव, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में अगर जितनी जमहूरियत मजबूत होगी, जितने जमहूरी नेता का रुतबा और उसका वकार ऊपर रहेगा, उतना ही हिंदुस्तान के हक में बात होगी। वहां दिक्कत क्या है, अभी आप देखिए, वहां पर जो 2013 का जो इलेक्शन था, जो पिछली बार हुआ 5 साल पहले, उसमें सबसे बड़ा नैरेटिव क्या था? उसमें सबसे बड़ा नैरेटिव ये था कि हिंदुस्तान से दोस्ताना ताल्लुकात बनाए जो भी सरकार आए। इसमें सबसे बड़ा नैरेटिव क्या है? इन चुनाव में बदल गया है नैरेटिव, अपोजिट हो गया। इसमें नैरेटिव है इमरान खान, जो हु इज चैरी पिक्ड बाय आर्मी ऑफ पाकिस्तान। उसने क्या नैरेटिव रखा है कि बल्ला घुमाओ, भारत हराओ। उसका जो नैरेटिव है वो क्या है? अभी जो कह रहे थे ना, मैं इसलिए कह रहा हूं कि बल्ला घुमाओ, भारत भगाओ। और नवाज शरीफ का क्या नैरेटिव है कि वोट को इज्जत दो। और बिलावल भुट्टो का क्या नैरेटिव है कि नफरत दूर करो और रिकॉन्साइलेशन की राजनीति, सियासत की तरफ आप बढ़ो। ये 3 नैरेटिव्स हैं इन चुनावों में। यही वजह है कि इमरान खान जो एक ऐसी शख्सियत नहीं है, जो सियासी शख्सियत नहीं है पाकिस्तान की। अगर हम सियासत को देखें कि वहाँ पर लियाकत अली खान से लेकर के जितने भी लीडर हुए हैं, सियासी लीडर हुए हैं, नूम साहब हो या जुल्फकार अली भुट्टो हो, तो ये लोग कहीं ना कहीं, बेशक चूंकि मजहब की बुनियाद पर पाकिस्तान तामीर में आया, इस वजह से वहां पर वो ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी को भी लगातार वो फीड करते रहे जो हिंदुस्तान के खिलाफ थी, बाज़ाब्ता तौर पर मजहब की बुनियाद किया जाता रहा, बिल्कुल मजहब की बुनियाद पर। लेकिन जिस तरीके से वहां पर पाकिस्तान के आप इतिहास को देखना, 1956 में वहां पहली बार चुनाव हुए पाकिस्तान को सिंगल यूनिट मान करके, और उसके बाद वहां पर जनरल अयूब ने मार्शल लॉ लागू कर दिया। बिल्कुल। उसके बाद से वहां पर जो है वो जो डेमोक्रेसी थी वो पालने में भी नहीं झूलने लायक हुई कि उसे खत्म कर दिया। लड़खड़ाती जा रही है, लड़खड़ाती। अब ये बहुत बड़ा अहम इलेक्शन है पाकिस्तान की तवारीख में, चूंकि इसका असर सीधे हिंदुस्तान पर होगा। हिंदुस्तान को जो सूट करता है वो ये करता है कि पाकिस्तान में इस तरीके की सरकार बने जो फौज के हकों को कम करने के बारे में सोचे और जमहूरियत को वहां पर, यानी कि तभी बातचीत होगी, क्योंकि अगर फौज अगर कहीं ना कहीं काबिज होगी तो वो बातचीत को रोकेगी। क्योंकि लगातार कश्मीर का मुद्दा अगर आप देखें तो कोई भी वहां की पाकिस्तानी जो सियासी तंजीम है वो छोड़ने को तैयार नहीं होगी, चूंकि फौज ने इसको वहां पर एक अहम और उसका किरदार, पूरा उसका वजूद कश्मीर पर ही जिंदा है। कश्मीर का मसला खत्म हो गया तो वहां फौज की जरूरत ही नहीं है, फौज की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए हमें इस पाकिस्तान के चुनाव को हल्के में नहीं लेना है। पाकिस्तान के चुनाव का हिंदुस्तान की सियासत पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और फौज ने किया क्या है, ठीक है, कि एक तरफ हाफिज सईद को अल्लाह अकबर पार्टी के नाम से उसे चुनाव में हिस्सा लेने की इजाजत दे दी। दूसरी तरफ इमरान खान की पार्टी की तरफ से 50 ऐसे पुराने दहशतगर्द कैंडिडेट बने हुए हैं। ध्यान में रखना चाहिए बेशक सर, बहुत जो इमरान खान जो लगातार हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगल रहा है, और आज भी उसने कहा, हिंदुस्तान के बारे में आज भी उसने कहा है अपने बयान में। तो हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि पाकिस्तान में ऐसी ताकतें मजबूत ना हो जिनका सिर्फ और सिर्फ इरादा फौज को मजबूत करना, हिंदुस्तान की मुखालफत करना हो और फौज को मजबूत करना हो। बिल्कुल। पाकिस्तान और हिंदुस्तान में ताल्लुकात तभी दोस्ताना बनेंगे जब मजबूत जमहूरियत, जब हम मजबूत जमहूरियत होगी। और मजबूत जमहूरियत चूंकि अवाम का रिप्रेजेंटेशन करेगी, इसलिए वो अवाम की जो आवाज है उस बात को रखेगी। और दोनों मुल्कों की अवाम जो 70 साल पहले पूरी हिंदुस्तानी थी, नहीं चाहती कि लगातार सरहदों पर लड़ाई जारी रहे, फौजें आपस में टकराती रहे और दोनों मुल्कों की तबाही जो है वो। बिल्कुल सर। लेकिन इफ्तिखार सर, अगर हम
पाकिस्तान के प्रोस्पेक्टिव से देखें हिंदुस्तान का मौकिफ, तो वो आप एक पॉलिटिकल एनालिस्ट होने के नाते किस तरह से देखते हैं? क्योंकि हमारा जो पॉलिटिकल एजेंडा हो या फिर हमारे जो ताल्लुकात हो, ये डिपेंड करेगा कि वहां का अगला सरबराह कौन है, तो हमें कौन सूट करेगा। अगर हम जो मौकिफ की बात कर रहे थे राकेश कपूर सर, कि तीनों ही पार्टियों का अलग अलग मौकिफ है और हाफिज सईद का मौकिफ भी साफ तौर पर है, तो मौकिफ तो पार्टी को क्लियर है, उसके हिसाब से कौन सी पार्टी नजर आती है आपको जो अगर आ जाए तो हिंदुस्तान के हिसाब से भी वो बेहतर होगा? देखिए, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए और कुछ पॉइंट्स रखने जरूरी है आपके सवाल तक आने के लिए। देखिए, इस वक्त जो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल है, उसका 1 पॉइंट एजेंडा है। अभी हमारे राकेश कपूर साहब ने 2013 के इलेक्शन की बात की, त्रिपाठी जी ने भी की और हमारे सचदेव साहब ने भी की। 2013 के इलेक्शन जिस नैरेटिव पे लड़े गए वो था कि हिंदुस्तान के साथ हमें अपने ताल्लुकात को ठीक करना है, और 2/3 अक्सरियत थी नवाज शरीफ के पास। 2/3 वो शख्स जो तीसरी बार उस मुल्क का वजीर आजम बनता है, इस नैरेटिव पर इलेक्ट होकर आता है, 2/3 अक्सरियत लेकर आता है जी, उसको आपने इलेक्शन से चंद दिन पहले आप उसको जेल में डाल देते हैं, आप उसको जमीन पे सुलाते हैं, आप उसको एक गलीज तरीन जो है वो एक टॉयलेट उसको प्रोवाइड करते हैं। आपका मकसद, इसके पीछे पैगाम क्या है? पैगाम यह है कि जो भी सियासतदान हिंदुस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात को अपना एजेंडा बनाएगा वो हमें काबिल कबूल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि देखिए, जो इलेक्शन हो रहा है, आप सूरत हाल जमीन की देखिए, 3 लाख हैं इस इलेक्शन को देखभाल करने के लिए, और 4.5 लाख जो है दूसरी पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है वो लगी हुई है, जिसका मतलब ये है कि 8 लाख से ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्सेस और आर्मी जो है वो इसको लुक आफ्टर कर रही है। अब जो मैंने कहा लुक आफ्टर कर रही है, उसके वो मैंने एक इडियोमेटिक सेंस में कहा, सही लुक आउट। और मेरी बात की तायीद जो हमारे यहाँ जो पैनलिस्ट पाकिस्तान से यहाँ आए हुए हैं, मेरे ख्याल से उन्होंने इलेक्शन को सबको साफ कर दिया बिल्कुल कि ये एक लुक्ड आफ्टर इलेक्शन है। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो है इमरान खान साहब के हवाले से। देखिए, पाकिस्तान में 2 इंस्टीट्यूशंस सबसे स्ट्रांग है। पहला इंस्टीट्यूशन आर्मी है और दूसरा उसका ISI है। यही 2 बुनियादी इदारे उन्होंने बनाए और यही उस मुल्क को चलाते हैं। ये उनकी बदकिस्मती है कि उनके यहाँ पॉलिटिकल और इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो स्ट्रांग होने ही नहीं दिए। ऐसा नहीं कि हो नहीं सकते थे, होने ही नहीं दिए गए। जिसने भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को और पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी को स्ट्रांग करने की कोशिश की गई, उसका जो है काम तमाम कर दिया गया। किसी को मुल्क से बाहर भेज दिया गया, किसी को तख्तेदार पर भेज दिया गया, किसी को ताकत से बेदखल कर दिया गया, किसी को जेल में डाल दिया गया। ये एक वहां का ये एक माहौल बना हुआ है। अब ऐसी सूरत हाल में सूट क्या करता है वहां की एस्टेब्लिशमेंट को? ये लफ्ज एस्टेब्लिशमेंट वहां की आर्मी के लिए इस्तेमाल होता है और ISI के लिए इस्तेमाल होता है। एस्टेब्लिशमेंट को सूट करता है एंटी इंडिया एजेंडा, जिससे आर्मी वहां की जस्टिफाई होती रहे। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, जो दूसरी बुनियादी चीज है वो ये है कि पाकिस्तान में भुट्टो साहब एक बड़े स्ट्रांग लीडर के तौर पर उभरे, आर्मी उनके साथ नहीं चल सकी। नवाज शरीफ एक स्ट्रांग लीडर के तौर पे उभरे और 3 मरतबा उन्होंने अपने आप को एक इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस जो है पॉलिटिकल लीडर के तौर पे खड़ा करने की कोशिश की और हर बार उनको जो है वहां से फारिग कर दिया गया। अब वहां पे जरूरत एक ऐसे शख्स की है कि जो सियासी तौर पर न तो उतनी मैच्योरिटी और न तो उतनी विजडम और एक्सपीरियंस रखता हो जी, बल्कि वो नहीं, बस पूरी कर लूं बात में, बल्कि वो हर फैसले के लिए कहीं ना कहीं बल्कि सऊद साहब, बल्कि वो एक ऐसा शख्स हो कि जिसकी हैसियत जो है वो उस बच्चे किसी हो, जिसकी ग्रूमिंग जो है वो बड़े जो है उसकी ग्रूमिंग करें और वो उसकी उंगली पकड़ के चले। आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि देखिए, जहां तक हमारे अपने मुल्क का ताल्लुक है,
हमने हमेशा पाकिस्तान के साथ हर दौर में, हर हुकूमत में, हमारी इस हुकूमत के जो है कोशिश ये की है कि हमारे ताल्लुकात बेहतर हो जाए। हमारी आज की हुकूमत भी उसके वहाँ ताल्लुकात बेहतर करना चाहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। सियासतदान आपस में क्या बात करते हैं मुझे उससे गर्ज नहीं है, मैं एक एनालिस्ट के तौर पर कह रहा हूँ, और मुझे जो मैं कह रहा हूँ मैं उस पर यकीन करता हूँ कि हमारी ये हुकूमत भी पाकिस्तान के साथ ताल्लुक बेहतर करना चाहती है। लेकिन जो हुकूमत वहाँ पर आने वाली है वो हुकूमत इतनी कमजोर होगी कि मैं नहीं समझता कि बैसाखियों पे खड़ी हुई हुकूमत, तो मतलब आप भी ये समझ रहे हैं और एक तरह से बैसाखियों पे खड़ी हुई हुकूमत हिंदुस्तान के साथ कोई मामला नहीं कर सकेगी। और जो मैंने कहा आपसे आखिर में कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान की डिफेंस पॉलिसी और पर्टिकुलरली पाकिस्तान की इंडिया पॉलिसी, ये तमाम की तमाम पॉलिसीज जो है वो रावलपिंडी के हेडक्वार्टर्स में होती हैं और वहां से जो तय होता है उसके डिक्टेशन के मुताबिक पाकिस्तान चलता है। जरा जरूर रिएक्शन चाहूंगा रविंद्र सचदेव सर, ये जो पॉलिसीज जो है रावलपिंडी में जो बनती हैं उन पॉलिसीज में फर्क क्यों नहीं आता है? आप जो बात कह रहे थे यहां पर पॉलिसीज में जब बात आती है तो फिर यह साफ तौर पर दिख जाता है कि जो सेना फौज की पॉलिसी है वही पाकिस्तान की पॉलिसी है। डेफिनेटली देखिए, एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस है ऑफ कोर्स। एक तो पाकिस्तान की आर्मी नॉट ओनली एन एस्टैब्लिशमेंट और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, जो भी टर्म्स है, एक तरह का एम्पायर बन चुकी है। जैसे चाइना की पीएलए की जो आर्मी है उसके इतने बिजनेसेस हैं, रियल एस्टेट में, आर्म्स, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह। चाइनीज आर्मी एक पूरा बिजनेस एम्पायर है। सिमिलर मॉडल हो रखा है पाकिस्तान की आर्मी का। इतनी रियल एस्टेट ओनरशिप्स, इतने बिजनेस इंटरेस्ट, इतने प्रोजेक्ट्स वगैरह, राइट। उनको वो पूरा अपना मैकेनिज्म चलाते रहने के लिए उन्हें फीड करना पड़ रहा है। वन सेकेंड, ऑफ कोर्स हमारा ये उनकी एस्टैब्लिशमेंट का एक कश्मीर एंगल है, पर दूसरा एंगल उनका अफगानिस्तान भी है, जिसको वो अमेरिका के साथ पहले मिल्क करते थे एक तरह से कहिए तो, कि हमें एड चाहिए, हम आपको लॉजिस्टिक सपोर्ट देते हैं बिकॉज वी आर क्रिटिकल इन दिस रीजन। तो ये चीज को लेकर के वो आर्मी उनकी इस बेसिकली एक पर्टिकुलर एनिमल है, वो अपने को फीड करता है और अपनी पावर बढ़ाता रहता है। और उसकी पॉलिसी तब तक चेंज नहीं होगी जब तक पाकिस्तान की आम जनता विल नॉट वोट फॉर चेंज, और जब आम पीपल विल नॉट एक तरह के तरस हो जाएंगे। बात ये है कि अगर पाकिस्तान की आवाम भी वोट फॉर चेंज के लिए आती है तो फिर मुतबादिल क्या है उसके साथ? देखिए, कुछ हद तक जब खड़ा कर दिया जाता है इमरान खान को, जैसा बात कही भी जा रही है, और पाकिस्तान के हमारे साफी भी बहुत साफ इशारा करके चले गए कि किस तरीके से फौज ने एक तरह से डमी कैंडिडेट्स खड़े किए हुए हैं। अगर ये चीजें हैं तो फिर आप वोट तो देंगे, डमी कैंडिडेट्स चुन लिए जाएंगे और फिर वो एक तरह से फौज ही उनके हिसाब से, अपने हिसाब से वहां की पॉलिसीज मेक करती रहेगी। तो फिर अवाम के फैसले का भी मतलब क्या रहेगा? नहीं, पर इसका मतलब यही है फिलहाल, इसका मतलब ये नहीं है कि अवाम में इतनी मेजॉरिटी नहीं है, इतने नंबर्स नहीं है। देखिए, एंड ऑफ द डे जो भी एस्टैब्लिशमेंट है वो भी तो नंबर्स ऑफ पीपल है, राइट। इसका मतलब जब किसी जमहूरी इदारे को वहां पर खड़ा ही नहीं होने दिया जा रहा, जब किसी तंजीम को, किसी सियासी पार्टी को इतना मजबूत ही नहीं होने दिया जा रहा कि वो अपने ऑटोनोमस तरीके से अपनी बात रख पाए, अपना मौकिफ रख पाए। ग्रेट पॉइंट। मैं इसमें एक चीज कहूंगा, प्रोपेगेंडा, वन थिंग आई से कि दिस मींस कि इनकी एस्टैब्लिशमेंट जो आपको क्वेश्चन को लीड करता है कि इन्होंने इतना अच्छा अपना प्रोपेगेंडा एम्बेड कर रखा है पाकिस्तान सोसाइटी में कि ये जो चेंज है आना है, अगर और चेंज विल कम थ्रू द पीपल, वो चेंज अभी उभर के नहीं आ रहा है। देखिए, इसका मैं इसमें एक बात करना चाहता हूं। राकेश कपूर, इलेक्शन से पहले फौज ने क्या किया? नवाज शरीफ को जेल में डलवाया, लेकिन एक बहुत बड़ा दूसरा काम भी किया। डॉन जैसा अखबार, जियो टीवी नेटवर्क, मीडिया को दबाया, पर मीडिया पर पूरी तरीके से लगाम कस दी। और इमरान खान क्या कह रहा है? इमरान खान कह रहा है कि पाकिस्तान में सिर्फ एक ऐसा इदारा है जिसका नाम फौज है, जिसमें ट्रांसपेरेंसी है और वो अपना काम बहुत तरीके से करता है। और इमरान खान की मदद के लिए जिस तरीके से पनामा पेपर्स लीक में और वहां पर जो है वो उसको मैनिपुलेट किया गया वहां की जुडिशरी को, और चूंकि ऐसे मामलों में दूसरे लोग साफ निकल करके चले गए हैं, और खाली नवाज शरीफ को नहीं, नवाज शरीफ की बेटी मरियम को, जो दामाद सफदर, कैप्टन सफदर, कहीं से कोई सिंपैथी वोट, उन्होंने एक ऐसा, देखिए आज भी अगर सवाल ये है कि पाकिस्तान में चुनाव जो है वो इम्पार्शियल होते हैं या नहीं, ये फौज की निगहबानी में चुनाव हो रहे हैं, हर काम फौज करती है वहां पर, तो हमें ये देखना होगा कि ये चुनाव अगर इम्पार्शियल हैं, अगर लोगों का जो उनका मत है, लोगों का जो वोट है वो उसी को मिलता है
जिसको उन्होंने डाला है उस, लेकिन मुझे एक जो है वो इस मामले में मुझे एक तरफ से उम्मीद है, वो ये है कि इस बार पाकिस्तान में जो खवातीन के लिए है वो अलग से बनाए गए हैं। इसकी 60 कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है वो रिजर्व है। नहीं वो तो रिजर्व है, मैं पोलिंग स्टेशन की बात कर रहा हूं। में ठीक है। उसमें क्या है, पहले जो क्या होता था कि वहां पे जो मर्द एजेंट होते थे वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, हमें ये ध्यान रखना होगा। बिल्कुल। तो वो उनको बता देते थे कि यहाँ डालो वोट, यहाँ डालो। अब वहां ऐसा कोई करने वाला है नहीं। इससे हमें जो नताइज हैं इस चुनाव के, अगर इम्पार्शियल हैं, हाँ, फिर भी लेकिन वही है कि जो डूबते हुए सूरज में मध्यम सी रोशनी होती है, शायद ये वही है। बिल्कुल। इफ्तिखार सर इसमें अपनी बात रखना चाह रहे हैं। कहना चाह रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान के अवाम को जमहूरियत अजीज है तो वो आदमी जिसने के जमहूरियत को मजबूत करने के लिए अपनी जात की और अपनी सियासत की कुर्बानी दी है, पाकिस्तान के अवाम को आंख बंद करके नवाज शरीफ को इतना वोट देना चाहिए कि वो मकसद हासिल हो सके, जिससे कि पाकिस्तान में सिविलियन रूल हमेशा के लिए एस्टैब्लिश हो और सिविलियन लीडरशिप हमेशा के लिए। ठीक है, बात सर मैं आपकी समझ रहा हूं, लेकिन फिर भी नवाज शरीफ तो एक तरह से जुडिशरी के तहत अब वो नाअहल हो चुके हैं। अब वो बराह रास्त तरीके से तो सिस्टम में आ नहीं सकते। देखिए पहले भी सऊद साहब पहले भी एनआरओ हुआ था। हाँ। पाकिस्तान में एनआरओ भी होते हैं। हाँ। और अभी नताइज देखते रहिए, और नताइज किस तरह के आते हैं, उसके बाद में क्या गुल खुलेंगे उसका वेट कीजिए थोड़ा सा। और दूसरी तरफ जो बिलावल भुट्टो, चूंकि देखिए पाकिस्तान की 272 असेंबली में से 141 पंजाब में, 69 सिंध में और 30+ खैबर पख्तूनख्वा में। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि पाकिस्तान की फौज ने जो खैबर पख्तूनख्वा से है इमरान खान, उसको पिक किया और उसको पिक करके वो पंजाब में चैलेंज कर रहा है। वो 5 जगह से चुनाव लड़ रहा है, जिसमें से 3 जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वो पंजाब में है। ठीक है। त्रिपाठी जी, एक आप फॉर्मर एम्बेसडर हैं और जिस तरीके से एक मुल्क के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि उसका पड़ोसी जो है वो कैसा है, वहां का निजाम कैसा है, वहां की जमहूरियत कैसी है, वहां पर किस तरीके का सिस्टम है। और पाकिस्तान तो इसलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कश्मीर का जो मुद्दा है वो सबसे बड़ा हॉट टॉपिक है दोनों ही मुल्कों के लिए। ऐसे में जो ये तस्वीर उभर रही है इस वक्त पाकिस्तान के इलेक्शन की, तो क्या एक इस पर बहस और मुबाहिसा बेमानी हो जाता है ऐसे वक्त में जब ये चीजें साफ हो रही है या तस्वीरें नजर आ रही हैं कि प्रोपेगेट किया जा चुका है कि कौन वजीर आजम बनेगा, कौन सरबराह होगा? नहीं, बेमानी नहीं हो जाता। देखिए इलेक्शंस के नताइज तो जो भी हुआ है, लेकिन ये है कि हमको उसको दरकिनार रखते हुए ये तो हमें मानना ही होगा कि हर हालत में हमें पाकिस्तान से बात करनी पड़ेगी। ठीक है। तो अगर पाकिस्तान में किसी पार्टी की सरकार नहीं बनती, हंग गवर्नमेंट बनती या मिलिट्री की नोक पे इमरान खान आते हैं, तो भी हमें बात तो करनी पड़ेगी। तो इसलिए बेमानी नहीं हो जाते। ये होगा कि फिर हमें अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी, देखना होगा कि उस हिसाब से कि हमें किससे बात करनी चाहिए। तो किन पार्टी प्रो इंडिया कौन नजर आता है सर इस वक्त? देखिए प्रो इंडिया मुझे नवाज शरीफ नजर आते हैं। नवाज शरीफ ने अपने और शायद इसी का खामियाजा भुगत रहे हैं क्या? हाँ बिल्कुल। नवाज शरीफ ने अपने टेन्योर में यही काम किया है कि उन्होंने इंडिया के बारे में कुछ सिंपैथी भी सब में सबसे ज्यादा सॉफ्ट नजर आते हैं। ऐसा नहीं है कि वो मतलब ऐसा नहीं कि पूरी तरह से सॉफ्ट नहीं, सबसे ज्यादा सॉफ्ट ये नजर आते हैं। और नवाज शरीफ ने अपनी ओर से कुछ कोशिशें भी की वो करने की, रिश्ते सुधारने की। लेकिन अब वो बात दीगर है कि नवाज शरीफ के पीछे भी मिलिट्री की बंदूक तनी हुई थी, तो नवाज शरीफ को ज्यादा कुछ मौका नहीं मिल पाया। लेकिन ये है कि ये सबसे ज्यादा सॉफ्ट नजर आते हैं, क्योंकि बिलावल भुट्टो, जरदारी तो आउट हैं, बिलावल भुट्टो पे अभी मैच्योर हैं। सऊद साहब, जरदारी साहब के बारे में एक बात कहना मैं हाँ जल्दी से आ रहा हूँ सर। देखिए सऊद भाई, सबसे ज्यादा बड़ा खिलाड़ी पाकिस्तान की सियासत में है, उसका नाम है आसिफ अली जरदारी। और आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने आप को इलेक्शन से अलग रखा है और बड़ी खामोशी के साथ तो बैठे हुए हैं, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शंस के नताइज आने के बाद जो बार्गेनिंग और डील होगी उसमें जरदारी साहब का बहुत बड़ा किरदार होगा, जिसके लिए मशहूर है वो। जल्दी से मैं चाहता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो प्राइम मिनिस्टर
कैंडिडेट हैं वो आसिफ अली जरदारी हैं, बिलावल भुट्टो नहीं। तो सबको मालूम ही है कबूल भाई, सबको पता ही है। मैं बता मालूम। ठीक है, लेकिन सर मैं अब पाकिस्तान में जो वोटिंग हो रही है वो तो ठीक है और अभी उसके नतीजे भी साफ हो जाएंगे, लेकिन सर वक्त थोड़ा कम है, इसलिए मैं बहुत जल्दी से एक पॉइंट पर जरूर आना चाह रहा हूं कि हमें यह भी देखना होगा, हमारे मुल्क में भी इसको लेकर के बार बार इन दिनों आवाज उठ रही है, ईवीएम और बैलेट बॉक्स की बात बहुत ज्यादा हो रही है। हमें यह देखना होगा कि पाकिस्तान में इस वक्त बैलेट बॉक्स के जरिए ही इलेक्शन हो रहा है, वन गो में एक ही फेज में पूरे मुल्क में इलेक्शन हो रहा है और आज ही उसकी काउंटिंग शुरू होगी और रात तक तो तस्वीर साफ हो जाएगी। क्या ये हमारे लिए बेहतर है या फिर हमें क्या पाकिस्तान से इस मामले में कुछ सीखने की भी जरूरत है? एक अच्छा पहलू है साहब इसमें। अच्छा, इसके दोनों ऑप्शन मैं एक एक करके लेता हूं सर। ख्वाजा सर, मैं इसका एक अच्छा पहलू है, अब वो कहां तक अच्छा निकलेगा ये वक्त बताएगा। लेकिन अच्छा पहलू ये है कि देखिए इलेक्शन बैलेट से हो रहा है नंबर 1, और जिस बूथ पर जब पोलिंग खत्म हो जाएगी तो एक ही वक्त में तमाम पोलिंग जो है के बाद में काउंटिंग इमीडिएटली शुरू हो जाएगी। वो जो बॉक्सेस है ना, वो बॉक्सेस कहीं जाएंगे नहीं, इधर उधर नहीं होंगे उन्हें। ये एस्पेक्ट इसका मुझे निस्बतन बेहतर लगता है। ठीक है, इसमें चैलेंजेस हैं, दोनों ऑप्शंस हैं। एक तो देखिए इन्होंने करीब 8 लाख जो मिलिट्री पैरामिलिट्री लगाई हुई है, उसी कारण हो पा रहा है पूरा सिस्टम ऑर्गेनाइज करके हुआ। एज अ इलेक्टोरल प्रोसेस तो इज कमेंडेबल कि 6 बजे इलेक्शन खत्म हुई और रात को 6 घंटे में आपके रिजल्ट्स आ गए, ऊपर से अच्छा लगा। नॉट ओनली नेशनल बट याद रखिए चारों प्रोविंसेस की भी हो रही है इलेक्शन, बेशक एक साथ हो रही है, तो इतनी जायजेंटिक एक्सरसाइज के 6 घंटे में रिजल्ट आए, वेरी गुड। बट द चैलेंज इज ट्रांसपेरेंसी। आप जितने सेंटर्स हैं आप उन पे अकाउंटेबिलिटी। मैं अभी ये सुन रहा था कि राकेश सर भी ये कहते हैं कि इसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों क्रेडिबिलिटी नहीं हो बहुत सकती। जल्दी से मैं फाइनल कमेंट के तौर पर लेना चाहूंगा राकेश सर। इसका पॉजिटिव जो पक्ष है वो यही है कि यहाँ पर बैलेट पेपर से देखिए कुल 10 करोड़ वोटर्स हैं पाकिस्तान में। 10 करोड़ वोटर्स का जो उसको मैनेज करना, बेशक ये फौज के उसमें हो रहा है, हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है। एंड आई थिंक कि डेमोक्रेसीज में फौज का कोई दखल नहीं होना चाहिए। सही बात। तो हमें ये भी, ये दोनों ही बातें हमें ये भी देखनी चाहिए कि यहाँ पर जो वोट की जो आपकी अपनी पर्सनल राय है उसको बिल्कुल एकदम से सीक्रेट रखना, ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होती है और वो इस हिसाब से इंतजाम करता है। इस हिसाब से ये पॉजिटिव उसमें कहीं भी जो है वो, लेकिन वही ट्रांसपेरेंसी की जो बात है वो नेगेटिव क्रेडिबिलिटी की बात है, वो नेगेटिव बात है। ठीक है सर, वक्त बहुत ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा, इसलिए आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और इस बातचीत में शामिल, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखना होगा कि कल की सुबह जो है वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल में क्या लेकर आती है। हालांकि एक तरीके से डमी कैंडिडेट के तौर पर कहा जा रहा है कि इरफान खान को प्रोजेक्ट किया जा रहा है और वही वजीर आजम होंगे। क्या ये जो इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं वैसे ही नतीजे होते हैं या फिर कुछ ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिल सकते हैं? नजर हमारी भी बनी हुई है, बनी रहिए जी सलाम के साथ।